हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज फेजेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब तक हम देख चुके हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लार्जर पोर्शन पे ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, इस रूल को हम अब फेजेस में पढ़ेंगे जो मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा करके ये मेंस पर्सपेक्टिव में आपको आंसर राइटिंग फ्रेम करने के लिए हेल्प करेगा। तो हम ब्रिटिश रूल को फेजेस में बांट देते हैं कि ब्रिटिश रूल जो भारत में स्टेब्लिश होता है वो किन किन फेज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं उसको फेज वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट फेज होती है जिसमें स्टैब्लिशमेंट होता है ब्रिटिश रूल का इन इंडिया, और सबसे पहले बंगाल पे इनका डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश होता है और अवध इनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अवध विल एक्ट एज अ बफर स्टेट। तो ये 1757 से 1772 तक का फर्स्ट फेज होता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसके बाद से बंगाल पे ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो जाता है, और 1764 में बक्सर का जो बैटल होता है उसमें फाइनली डिसाइड हो जाता है कि हु विल रूल द बंगाल। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बस अब हम ओवरव्यू देखेंगे ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन और एस्टेब्लिशमेंट इन फेजेस। तो फर्स्ट फेज 1757 से 1772 के बीच में, जिसमें बंगाल डायरेक्ट रूल में आ जाता है और अवध जो है इन्फ्लुएंस के रूप में रहता है, और ये एज अ बफर स्टेट बंगाल के लिए वर्क करता है कि बंगाल को सिक्योर करने के लिए, बंगाल की टेरिटरी गेन करके इसको सिक्योर करने के लिए, यहाँ पे अपने ट्रेड इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए और अदर जो लोकल पावर है उनके इन्वेजन से बंगाल को सिक्योर करने के लिए अवध विल बी यूज एज बफर स्टेट। यहाँ पे इस टाइम पे 1757 से 1772 के बीच में कोई अगर चैलेंजिंग पावर है तो वो होते हैं यहाँ पे मराठा। ठीक है, और फर्स्ट जो फेज है इनका उसमें ये पॉलिसी यूज करते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस का मीन्स है जो टेरिटोरियल गेन अब तक हो चुका है उसको सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए आप बफर स्टेट क्रिएट करते हैं। आसपास की जो पेरीफेरी पे है बफर स्टेट क्रिएट करते हैं, सो दैट कि अगर कोई अदर लोकल पावर या स्ट्रॉन्ग पावर इन्वेड करने की कोशिश करे तो वो जो आपकी मेन कैपिटल रीजन है या मेन लैंड है उस पर अटैक ना करके आपके इन्फ्लुएंस एरिया पे अटैक करे, सो दैट तुम्हें टाइम मिल जाए वापस रिटेलिएट करने का। अदरवाइज कैपिटल पे डायरेक्ट अटैक होता है तो इट इज बिकम हार्ड टू रिटेलिएट और रिस्पॉन्स इन अगेंस्ट ऑफ एनी इन्वेजन। तो यहाँ पे रिंग फेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है जो कंटिन्यू रहती है टिल 1813 तक। 1813 तक जो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस चलती रहती है, जिसमें फर्स्ट फेज में एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और हम फेज सेकंड में एंटर करते हैं जो 1772 से 1718 के बीच 1813 के बीच की है। तो 1772 से लिमिटेड एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे लिमिटेड एक्सपेंशन क्यों होता है? क्योंकि 1772 से पहले जो कंटिन्यू वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्नाटिक वॉर लड़े जाता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, फिर इसके बाद मैसूर वॉर होते हैं। मराठाओं के साथ भी इनके मराठाओं के साथ इसके लेटर स्टेज में होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैसूर वॉर भी हैदर अली के साथ स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंच वाला चैलेंज तो हमेशा से ही बना रहता है, इवन मराठा तक जो चलता रहता है 1818 तक वो फ्रेंच कनेक्शन के कारण ही वो वॉर जो है वो प्रोवोक होते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने के कारण जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है जिससे कंपनी को आगे फर्दर कोई किसी वॉर में इन्वॉल्व होने से रोका जाता है, और उसकी कंपनी को जो है होम गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती है। और फिर उसी रेगुलेटिंग एक्ट का इंप्रूविंग वर्जन आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट
जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसके लास्ट स्टेज में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया जाता है। तो बेसिकली ये दोनों एक्ट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको उसका मैनेजमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, सो दैट कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को वापस रिवाइव कर सके। तो यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये तो कह दिया जाता है कंपनी को अब आप फर्दर जो है किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट इस फेज के अंदर लिमिटेड एक्सपांशन हो ही जाता है क्योंकि यहाँ पे मैसूर और मराठा के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगता है। बिकॉज यहाँ पे सेकेंड फेज में मैसूर जो है वो अंडर हैदर अली इमर्ज हो रहा था और पार्ट्स ऑफ मराठा वाज आल्सो इमर्जिंग पावर अंडर माधवराव फर्स्ट। तो ये दोनों जो है एक चैलेंज के रूप में आ रहे थे और इनके जो कनेक्शन है मैसूर से, हैदर अली और मराठाओं के कनेक्शन जो है वो फ्रेंच से बनने लग रहे थे। तो ग्रोइंग कनेक्शन विद फ्रेंच ऑल्सो created the causes of conflict between these two power। तो फेज सेकंड में लिमिटेड एक्सपेंशन होता है जिसमें पार्ट्स ऑफ मैसूर और पार्ट्स ऑफ मराठा जो है वो अंडर कंट्रोल में आता है ब्रिटिश रूल के। यहाँ पे पॉलिसी ऑफ मैंने बताया नो वॉर और नो एक्सपेंशन, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सेप्शन है पार्ट्स ऑफ मैसूर और पार्ट्स ऑफ मराठा। यहाँ पे सिचुएशन हमने पढ़ रखी है किस तरह से इनके साथ वॉर जो है वो उत्पन्न होता है और किस तरह से वॉर जो है एंड होता है और क्या क्या टेरिटोरियल गेन होते हैं और क्या डेवलपमेंट होते हैं वो हम देख चुके हैं। तो ये होती है फेज सेकंड और फेज फर्स्ट बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अपनाए जाते हैं और फेज सेकंड तक बहुत सारे बाय कंट्रोलिंग सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे 1772 के बाद से यहाँ बीच में आपके वेलेस्ली का पीरियड आता है जिन्होंने बहुत सारी सब्सिडरी ट्रीटी के थ्रू टेरिटोरियल जो अपना इन्फ्लुएंस है वो क्रिएट किया था। एक्चुअली टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ था उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ा दिया था बाय साइनिंग द सब्सिडरी ट्रीटीज विद अदर पावर्स जैसे लाइक मैसूर एंड मराठा एंड दीज ऑल आर बिकम द अलाय ऑफ ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस साइन करके उनको अपने इन्फ्लुएंस एरिया में लाया गया था। ठीक है, तो फेज सेकंड आप यहां तक देखते हैं, वेलेस्ली का पीरियड देखते हैं जिसमें सब्सिडरी अलायंस साइन होते हैं और इससे इन्फ्लुएंस एरिया क्रिएट किया जाता है और मैनी बफर स्टेट क्रिएट किए जाते हैं सो दैट कि जो टेरिटोरियल गेन अब तक इनको हो चुका है उनको सिक्योर किया जाए और वहां पे अपने ट्रेड इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाए। पर आप 1813 के पीरियड से पहले आप यहाँ पे चेंजेस देखते हैं। एक 1803 के अंदर ट्रीटी होती है सुरजी अर्जुन गांव की सिंधिया के साथ और यहाँ पे सिंधिया के साथ ये ट्रीटी जो है एक तरह का कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है कंपनी की पॉलिसी में कि अब जो कंपनी है यहाँ पे सुरजी अर्जुन गांव में क्या किया था कि मराठा जो सिंधिया है दौलत राव सिंधिया के साथ साइन हुई थी सुरजी अर्जुन गांव। तो मराठा पहले रीजेंट बने हुए थे किसके, मुगल एम्परर के रीजेंट बने हुए थे कि अपने प्रोटेक्शन में ले रखा था फ्रॉम महादजी सिंधिया के टाइम से ही जो मराठा पावर है वो बहुत ग्रो कर रही थी और उस समय इन्होंने दिल्ली कोर्ट के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस एज अ किंग मेकर के रूप में स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो महादजी जो सिंधिया थे वो मुगल एम्परर के रीजेंट बने हुए थे, तो इनको फाइनली दौलत राव सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की ट्रीटी साइन करके ये रीजेंटशिप को रिनाउंस करना पड़ा और मुगल एम्पररशिप भी यहाँ पे जो है वो अबॉलिश कर दी जाती है। तो यहाँ 1803 का जो ये डेवलपमेंट है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब जो कंपनी है इट्स नॉट मियर अ ट्रेडर, इट्स ट्राई टू बिकम अ पॉलिटिकल कंट्रोलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। आप यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या था, मुगल एम्परर जो था यहाँ का पॉलिटिकल कंट्रोलर हुआ करता था। बाय abolishing this Mughal emperorship, you are creating an environment that you will be the next political controller of the territory.
और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो 1803 में थोड़ी डिजाइन चेंज होती है कंपनी की पॉलिसी में, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ब्रिटिश टेरिटरी है तब तक 1772 से 1813 के फेज सेकंड के बीच में ब्रिटिश टेरिटरी आपका बंगाल, मैसूर और मराठा कॉन्फेडरेसी, यहाँ तक आपकी टेरिटरी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रिएट हो जाती है। देन 18 फेज में हम आते हैं जिसमें मोर एरिया एक्सटेंडेड होते हैं और 1830 से 1848 तक पार्ट्स ऑफ नेपाल और बंगाल, मैसूर, मराठा तो वो तो है ही, और पार्ट्स ऑफ नेपाल भी जो है वो भी ब्रिटिश जो पावर है वो अनेक्स कर लेती है। बेसिकली जो इंडिया में रीजन था साउथवर्ड, नेपाल के साउथवर्ड जो कुमाऊं रीजन था, गढ़वाल रीजन था, शिमला के तरफ का रीजन, ये सारा कॉन्कर्ड कर लेती है फ्रॉम नेपाल। तो यहाँ पे मोर एरिया एक्सटेंड होता है और यहाँ पे गवर्नर जनरल होते हैं हेस्टिंग, और हेस्टिंग की पॉलिसी थी, अग्रेसिव पॉलिसी थी इनकी, और इन्होंने फर्स्ट आइडिया रखा था ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का। पैरामाउंटेसी एज अ सुप्रीम पावर, ब्रिटिश विल बी सुप्रीम पावर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट। सुप्रीम पावर वाला जो सिस्टम है वो सबसे पहले कौन लाए? गवर्नर जनरल हेस्टिंग इन 1813। इससे पहले वेलेस्ली क्या कर रहे थे? सब सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहे थे, सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस एरिया क्रिएट कर रहे थे कि जो भी टेरिटरी है वो वहां के रूलर के पास ही रहती थी, उसके पास ही पॉलिटिकल कंट्रोल होता था। बट उस पॉलिटिकल कंट्रोल में एक इंटरफेरेंस के रूप में ये सब्सिडरी साइन की जाती थी ताकि अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सके। लेकिन हेस्टिंग ने आकर ये वाली पॉलिसी को अनपॉपुलर किया और इसने डायरेक्ट पैरामाउंटेसी जो है इंट्रोड्यूस की कि इसने बता दिया कि अब कुछ नहीं, अब सर्वे सर्वा जो है वो कंपनी ही होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल कह दो, वही सर्वे सर्वा है और सुप्रीम पावर के रूप में वर्क करेगी, बाकी उसके क्या रहेंगे? सबऑर्डिनेट रहेंगे। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये फॉर्मल पावर में तो नहीं थी, इनफॉर्मली इसको इंट्रोड्यूस किया था, इनफॉर्मली इसको वर्क करना भी शुरू कर दिया कि जब फाइनल हम प्रोक्लेम करें पैरामाउंटेसी का, उससे पहले जो है ग्राउंड क्रिएट किया जाए कि इनको ये जो यहाँ के नेटिव स्टेट है उनको ये रियलाइज करवा दिया जाए धीरे धीरे बाय साइनिंग ट्रीटीज एंड ऑल, बाय मेकिंग अलायंसेज एंड ऑल, कि यू आर द सबऑर्डिनेट टू द कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हेस्टिंग ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो जो पैरामाउंटेसी प्रैक्टिस है वो इनफॉर्मल रूप में हेस्टिंग से चली आ रही है 1813 तक, और इसके तहत इन्होंने मोर एरिया एक्सटेंड किया, क्योंकि अब यहाँ पे जो है हेस्टिंग की पैरामाउंटेसी के अंदर क्या रहेगा कि आप वॉर करो और अनेक्स करो, ठीक है, ये पॉलिसी रहती है। 1813 के पहले पहले तो रिंग फेंस है कि हाँ जो टेरिटरी अपने गेन कर चुके हैं बाय वॉर, अब आगे वॉर नहीं करना है, लेकिन फिर भी इनकेस कोई वॉर हो जाता है, जैसे मैसूर और मराठा के साथ सिचुएशन ऐसे बन गई कि इनको इन्वॉल्व होना ही पड़ा, तो बात अलग है, अदरवाइज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इन्होंने वॉर में इन्वॉल्व नहीं होने के कारण ही वेलेस्ली ने एक सब्सिडरी अलायंस क्रिएट किया कि आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करो विदाउट वॉर, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस क्या है? इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है लेकिन विदाउट वॉर। लेकिन हेस्टिंग की अलग पॉलिसी है, वॉर एंड अनेक्सेशन। अनेक्सेशन करो, वॉर करो, और टेरिटोरियल गेन करने के साथ साथ रिवेन्यू गेन करो वहां का, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं 1813 से 1848 के बीच में सिंध का एनेक्सेशन होता है, पंजाब का एनेक्सेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे मराठा भी जो है फाइनल अपना हार जाते हैं, और 1818 तक मराठा कॉन्फेडरेसी भी ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाती है। तो यहाँ तक ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। और पार्ट्स ऑफ नेपाल में एंग्लो नेपाल वॉर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसका कंप्लीट, और इसमें ट्रीटी ऑफ सागौली के साथ ये एंड होता है। और ट्रीटी ऑफ सागौली जो है वो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच की टेरिटरी को डिफाइन करता है, यानी नेपाल और इंडिया के बीच की टेरिटरी को डिफाइन करता है, जो आज के टाइम पे भी रिलेवेंट है। इसी ट्रीटी ऑफ सागौली के तहत ही इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई फेंसिंग आज दिन तक भी नहीं है, ये ओपन बॉर्डर है। तो हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी में सुप्रीम पावर, या ब्रिटिश गवर्नमेंट विल बी सुप्रीम पावर एंड अदर नेटिव स्टेट विल बी सबऑर्डिनेट टू देम।
Next phase is Dalhousie's phase, and Dalhousie is hardcore expansionist. और इनके बाद जो जिस तरह के एनेक्सेशन होते हैं उस तरह का हम देखते हैं कि इन्होंने क्या इंस्ट्रूमेंट अपनाए थे, वो हम डिटेल में देखेंगे डलहौजी ने। लेकिन इनके टाइम पे ज्यादा से ज्यादा अनेक्सेशन होते हैं। कहीं पे भी कुछ भी अगर मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो डलहौजी विल बी अनेक्स दैट टेरिटरी। तो इस समय डलहौजी के टाइम पे ही हमने देखा था कि 1848 से 1849 के बीच पंजाब अनेक्स कर दिया जाता है। इससे पहले तो पंजाब के साथ सब्सिडरी अलायंस क्रिएट किए जा रहे थे, लेकिन इसके बाद डलहौजी के बाद पंजाब कंप्लीटली अनेक्स्ड, बिकॉज डलहौजी की पॉलिसी थी अनेक्सेशन एंड जनरल प्रिंसिपल एंड इफ इट कुड बी डन लेजिटिमेटली। अगर किसी भी कानूनी रूप से किसी भी लेजिटिमेट तरीके से अगर अनेक्सेशन करना पड़े तो करो। तो इस समय अनेक्सेशन अपने पीक पे था डलहौजी से 1856 तक, जब तक कि 1857 का रिवोल्ट नहीं हो गया। ठीक है, तब तक ये चलता रहा अनेक्सेशन, जितने हो सके जो नेटिव स्टेट थे और जो छोटे छोटे अदर स्टेट थे उनको एनी कंडीशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मर्ज किया गया। तो यहाँ पे हम 4 फेज देख चुके हैं और किस तरह से ब्रिटिश एक्सपांशन होता है, ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में स्टैब्लिश होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में एस्टेब्लिशमेंट, देन सेकंड फेज में लिमिटेड एक्सपांशन, और यहाँ फेज सेकंड में मोर एरिया एक्सटेंडेड बिकॉज पैरामाउंटेसी वाला पॉलिसी अपनाई गई थी। एंड डलहौजी हार्ड कोर एक्सपेंशनिस्ट होता है और यहाँ पे अनेक्सेशन जो है वो अपने पीक पे होता है। नेक्स्ट फेज हम देखते हैं फिफ्थ फेज। फिफ्थ में क्या होता है, 1857 के बाद जो रिवोल्ट होता है उसके बाद जो कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश होम गवर्नमेंट जो है उसके अंडर आ जाता है। और नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों की कठपुतली बन जाती है। अब जो भी डिसीजन होंगे वो होम गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी वहां से। तो यहाँ पे फेज फिफ्थ में पॉलिसी ऑफ नो अनेक्सेशन, अब कोई अदर अनेक्सेशन नहीं होगा। तो लेकिन डलहौजी के टाइम में इतना अनेक्सेशन हो गया कि कुछ पार्ट बचा ही नहीं इंडिया के कि जहाँ पे कोई अनेक्सेशन ना करे। अब जो कुछ बचे थे वो छोटी छोटी रियासतें बची थी जो अपनी इंटरनल सोवरेनिटी को मेंटेन किए हुए थी बाय मेकिंग द फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश। उनके विरुद्ध नहीं गए, ब्रिटिश लोगों के वो जो नेटिव पावर्स थे वो विरुद्ध नहीं गए, उनके साथ फ्रेंडशिप रिलेशन बना करके अपना इंटरनल सोवरेनिटी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस पीरियड तक 1858 तक ऑलमोस्ट ऑल होल इंडिया जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल के आ चुका था। तो यहाँ पे 1858 में ब्रिटिश प्रोक्लेम देयर पैरामाउंटेसी। इससे पहले पैरामाउंटेसी जो था वो सिर्फ इनफॉर्मल रूप में प्रैक्टिस में लाया जा रहा था, लेकिन 1858 में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी बागडोर संभाली, अपने कंट्रोल में ले लिया पूरी पावर, उसके बाद से ब्रिटिश ने प्रोक्लेम कर दी पैरामाउंटेसी कि अब तो हम ही हैं अपना सुप्रीम पावर इंडिया में, और बाकी जितने भी नेटिव स्टेट होंगे या प्रिंसली स्टेट होंगे वो क्या रहेंगे, हमारे सबऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेटिव स्टेट वर देयर सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो पॉलिसी है ये 1858 से ऑनवर्ड 1935 तक चलती है। हम आगे देखेंगे पैरामाउंटेसी में सब फेजेस है, किस तरह से उन्होंने अलग अलग टाइम पे जब तक कि 1947 में देश आजाद नहीं हो सकता है उस समय तक अलग अलग पॉलिसीज अपनाई थी टू रूल इंडिया, वो हम देखते हैं अभी आगे। तो यहाँ पे फिफ्थ फेज में पॉलिसी ऑफ नो अनेक्सेशन, लेकिन इसमें भी 2 एक्सेप्शन है आपके, अपर बर्मा और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। हमने जब वहां पे पंजाब सिख वॉर पढ़ा, सॉरी सिंध पढ़ा था, तब हमने वहां पे अफगान वॉर के बारे में डिस्कशन किया था। तो 3 अफगान वॉर हुए थे और जिसमें से ये सेकेंड वॉर जो इस समय हुआ था 1858 से उसके आगे वाले पीरियड तक। तो यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन है इस फिफ्थ फेज का कि यहाँ पे नो अनेक्सेशन था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी बनी कि वॉर इनएविटेबल हो गया। तो अपर बर्मा, और ये भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अपर बर्मा वाला भी, और पार्ट ऑफ अफगानिस्तान जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिंध वाले चैप्टर में।
तो ब्रिटिश रूल का इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया और एक्सपांशन टोटल 5 फेजेस में होता है, जो अब हमने ब्रीफली डिस्कस की। अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे हम 5th फेज फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, 1757 से 1772 के बीच में। तो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बंगाल एंड प्रायर टू द कमिंग ऑफ वेलेस्ली, द कंपनी वाज अनएबल टू फॉर्मुलेट एनी कॉन्क्रीट एंड परमानेंट पॉलिसी विद नेटिव स्टेट। ठीक है, वेलेस्ली के आने से पहले से वॉर करके टेरिटोरियल गेन किया जा रहा था, लेकिन ऐसा इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग या कॉन्क्रीट प्लान नहीं था जिसके कारण उनको अपने इन्फ्लुएंस का एरिया जो है वो बढ़ाया जा सके, मोर बफर एरियाज क्रिएट किया जा सके, और जो टेरिटोरियल गेन हो गया है उनको सेफगार्ड कर सके फ्रॉम अदर इमर्जिंग पावर्स। लेकिन वेलेस्ली के आने के बाद से, जब वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद रिंग फेंस में जो एरिया थे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, ब्रिटिश रूल का इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ गया। तो सब्सिडरी अलायंस के साथ आसान हो गया कि नेटिव स्टेट के साथ किस तरह के हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें और अपना इन्फ्लुएंस जो है उन स्टेट में क्रिएट कर सके। इससे पहले तो वॉर करना पड़ रहा था कंपनी को, और वॉर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए वॉर करना पड़ रहा था, और वॉर से क्या होता था, दोनों ही तरफ डिस्ट्रक्शन होता था, कंपनी को भी लॉस होता था। तो इस वजह से वॉर नहीं करके ऐसा क्या सिस्टम लाया जाए जिससे कि कोई भी स्टेट है अपने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो दैट इज वेलेस्ली हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। Then the period following of the Battle of Plassey was a difficult one for the company from the politico-military perspective. तो जो प्लासी के बाद का समय था, प्लासी के वॉर के बाद का जो समय था, वो कंपनी के लिए पॉलिटिकली और मिलिट्रीली पर्सपेक्टिव से डिफरेंट था। किस तरह से, हम देखते हैं कि आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठा पावर हैड रिकपरेटेड। यहाँ पे जो मराठा पावर जो था वो पानीपत के थर्ड बैटल में बुरी तरह से डिफीट फेस करता है। पानीपत का जो थर्ड बैटल होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा पावर्स के बीच में, उसमें मराठा पावर्स बुरी तरह से डिफीट करते हैं। तो उस समय तो ये चैलेंज जो है वो थोड़ा सा दब जाता है, सबड्यूड हो जाता है। लेकिन बाद में अगेन माधवराव जब बनते हैं, माधवराव फर्स्ट जब पेशवाशिप लेते हैं अपने हाथ में, तब वो वापस रिकंसोलिडेट करते हैं मराठा पावर को, और मराठा पावर यहाँ पे रिकैपरेट करती है, रिकंसोलिडेट करती है अपने आप को, और अगेन पॉजेस द चैलेंज टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे ये सिचुएशन थी। फिर मैसूर में अंडर हैदर अली भी, हैदर अली मैसूर जो है अंडर हैदर अली वो एमर्ज हो रहा था एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में। द पॉलिसी ऑफ निजाम वर नॉट स्टेबल, निजाम के साथ इन्होंने जो उस समय कर्नाटिक वॉर के अंदर रिलेशनशिप स्टेब्लिश किए थे, ट्रिटी बाय ट्रिटी एंड ऑल, वो भी अनस्टेबल थे, स्टेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ द नेचर एंड एक्टिविटीज ऑफ निजाम, हैंस पोज चैलेंज टू कंपनी। ये तो फिर उसका जो अनस्टेबल तरीके का नेचर था टूवर्ड ब्रिटिश, कभी निजाम किस मराठाओं की हेल्प ले रहा है, कभी वो हैदर अली के पास चला जा रहा है, हमने देखा था उस समय। तो इस वजह से निजाम की स्टेबल नेचर नहीं होने की वजह से कंपनी इसके भी ऊपर सस्पिशियस थी और इसको भी एज अ चैलेंज वो ट्रीट कर रही थी। Then French did not had positive view with respect to Treaty of Paris। अब पेरिस की ट्रिटी के साइन ये हो गया था कि ट्रिटी ऑफ पेरिस जब साइन हुई थी उसके बाद ये फाइनल हो चुका था कि यहाँ से फ्रेंच चैलेंज जो है वो सबड्यूड हो चुका है। लेकिन नहीं, फ्रेंच अगेन जितने कुछ थोड़े बहुत भी बचे थे वो अगेन अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे थे विद क्रिएटिंग फ्रेंडशिप और ग्रोइंग फ्रेंडशिप कनेक्शन विद द एमर्जिंग स्ट्रॉन्ग पावर लाइक हैदर अली, मराठा, उनके साथ अपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करके ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट वापस चैलेंज जो है वो दे रहे थे। तो यहाँ पे फ्रेंच चैलेंज एंड नहीं हुआ था, निजाम का अनस्टेबल कंडीशन था, हैदर अली एमर्ज हो रहे थे, मैसूर जो है हैदर अली के अंदर एमर्ज हो रहा था, मराठा वापस अपने आप को रिकंसोलिडेट कर रहे थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ गया इन 1784 जो कहता है कि आप वॉर नहीं करोगे और एक्सपेंशन नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट थी कि इस तरफ तो चैलेंज इमर्ज हो रही है और यहाँ से होम गवर्नमेंट कह रही है कि आप वॉर और एनेक्सेशन एक्सपांशन नहीं करोगे, तो इससे तो जो टेरिटोरियल गेन उनको हुआ है वो लॉस हो सकता है।
इन केस मराठा अगर इन्वेड करे, आक्रमण करे ब्रिटिश लोगों पे, तो होम गवर्नमेंट से तो ऑर्डर है कि आप वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फिर कैसे अपने टेरिटोरियल गेन को सेफगार्ड किया जाए और वहां के ट्रेड इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंपनीज पॉलिसी वॉज मेनली डिफेंसिव। तो इस समय फिर कंपनी ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की थी? डिफेंसिव। अब ये यहाँ पे अग्रेसिव पॉलिसी नहीं कर रहे थे, वॉर डायरेक्ट नहीं ले रहे थे, जहां तक हो वो वॉर जो है अवॉइड कर रहे थे, तो डिफेंसिव थे। एंड दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू कीप बंगाल सेफ। इनको मेन जो रीजन था, बंगाल उस समय जो प्रॉस्परस रीजन था, क्योंकि बंगाल पे इनका डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश हो पाया था, तो बंगाल को सेव करने के लिए ये डिफेंसिव पॉलिसी अपना रहे थे और यहाँ पे अवध वगैरह जैसे बफर स्टेट इन्होंने क्रिएट कर रखे थे फर्स्ट फेज में। As per this policy, the company tried to safeguard Bengal by creating buffer states. During this period, Awadh was used as a buffer state, which was to protect Bengal from other powers, particularly Maratha. यहाँ पे मैंने कहा मराठा जो है वो वापस रिकंसोलिडेट कर रहे थे, इस वजह से बंगाल और वॉर एंड अगेन मराठाओं के साथ वॉर में लिप्त होना, मतलब कि आपकी 1772 के पहले तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ईस्ट इंडिया कंपनी की डिग्रेड हो रही थी, उसको मैनेज करने के लिए तो वहां से रेगुलेटिंग एक्ट पास हो रहे थे, फिर आप वॉर में अगर इन्वॉल्व हो जाते तो आपकी और फाइनेंशियल कंडीशन डिग्रेड होती है, इसलिए यहाँ पे डिफेंसिव पॉलिसी इन्होंने अपनाई हुई थी। दिस पॉलिसी ऑफ कंपनी इज टर्म्ड एज रिंग फेंस पॉलिसी। और इसी पॉलिसी को क्या कहा गया? ये डिफेंसिव पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई थी टू सेफगार्ड बंगाल रीजन from other powers, that is known as ring fence policy. तो रिंग फेंस पॉलिसी आपको क्लियर है क्या है? रिंग फेंस पॉलिसी कि अपने जो मेन टेरिटोरियल गेन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए आप अपनी पेरीफेरी पे बफर स्टेट क्रिएट कर सको, सो दैट अगर इन्वेजन की पॉसिबिलिटी होती है तो वो आपके मेन लैंड पे वॉर नहीं होकर के जो आपकी पेरीफेरी है उस पे होगा, सो दैट यू कैन सेफ गार्ड योर कैपिटल रीजन। But during this period, company had to fight wars with two powers, that is Mysore and Maratha. मैसूर के साथ 1767 से शुरू होता है और मराठाओं के साथ 1775 से लगा के 1818 तक, ऑलमोस्ट 35 इयर्स लग जाते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी को अपने कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में लाने में। तो फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कंपनी है डिफेंसिव मोड में और अपनी रिंग फेंस पॉलिसी अपना के जो बंगाल का रीजन है उसको सेफ गार्ड कर रही है। बट यहाँ पे भी वॉर नहीं करना था। पिट्स इंडिया एक्ट में वॉर और रेगुलेटिंग एक्ट में भी कहा था कि आगे आप वॉर नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है मैसूर और मराठा, बिकॉज यहाँ से इनके ग्रोइंग फ्रेंच कनेक्शन और अगेन इटसेल्फ दे आर एमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग पावर टू कंपनी। सो ये है आपका फर्स्ट फेज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं और किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है एक्सपांड करता है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आते हैं हम फेज सेकेंड। 1772 से 1813 तक का पीरियड है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सब पार्ट्स 1 एंड सब पार्ट्स 2। सब पार्ट 1 में क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। द चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग वेलेस्लीज पीरियड वर फेवरेबल फॉर द कंपनी। जो वेलेस्ली का पीरियड है वो फेवरेबल होता है कंपनी के लिए। The Maratha power was deteriorating day by day owing to internal struggle। यहाँ पे जो फर्स्ट फेज में मराठा पावर जो है रिकॉर्पोरेट कर रही थी, रिकंसोलिडेट कर रही थी, वो अब जो है इंटरनल स्ट्रगल की वजह से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डे बाय डे डिग्रेड हो रही थी। और वेलेस्ली यहाँ पे आई रखे थे तो इन्होंने इस चीज का भरपूर एडवांटेज लिया। द पावर ऑफ मैसूर अंडर टीपू वॉज वीकनिंग ओइंग टू एंग्लो मैसूर वॉर। और जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे इससे पहले और वेलेस्ली के पीरियड तक आते आते मैसूर स्टेट भी वीकन हो गया था अंडर टीपूज रेन। देन बैटल ऑफ खारडा होता है 1795 में, फर्दर वीकन द निजाम्स पावर। और हैदराबाद के निजाम की पावर भी खारडा बैटल के बाद वीकन होती जा रही थी और निजाम भी जो है अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाज हेडिंग टुवर्ड डिक्लाइन। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो जो बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यहाँ पे उस समय के थे, मराठा है, मैसूर है, ये सब वीकन होते जा रहे थे।
तो हम कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो हेडिंग टुवर्ड द डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा था, और उसका फायदा किनको हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वेलेस्ली ने उसका फायदा सब्सिडरी अलायंस के थ्रू पूरा किया। During this changing scenario in India's political scene, Wellesley tried to expand British influence through the subsidiary alliance. ठीक है? Through subsidiary alliance, specific kind of relations were established with the main local power on the basis of which the British adversary were to be counterbalanced. अब यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ के रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए बिटवीन नेटिव पावर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेटिव पावर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस के थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए जा सके, सो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस नेटिव पावर पे हो सके और ये नेटिव पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में आ जाए, और इससे क्या होगा, जो इनके एडवर्सरी है जैसे कि फ्रेंच, उनको काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो सब्सिडरी अलायंस से फ्रेंच को बहुत हद तक काउंटर बैलेंस कर दिया, क्योंकि हमने देखा था कि सब्सिडरी अलायंस में एक प्रोविजन था कि बिना कंपनी के एक्नॉलेजमेंट के जो नेटिव पावर है, जो अलाय स्टेट है, वो किसी भी अदर यूरोपियन पावर से नेगोशिएशन नहीं कर सकता, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, उस पर बैन लगा दिया गया था। तो इस सब्सिडरी अलायंस से एक स्पेशल टाइप का रिलेशन क्रिएट किया जाता है जिससे कि उनके एडवर्सरी को काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पे हम सब्सिडरी अलायंस को किस रूप में देख सकते हैं? सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सटेंशन है रिंग फेंस पॉलिसी का। डिफेंसिव है, वॉर नहीं हो रहे, लेकिन इन्फ्लुएंशियल एरिया बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंशियल एरिया जो है वो बढ़ रहा है। तो वॉर के साथ अनेक्सेशन नहीं हो रहा है या अपने कंट्रोल में नहीं लाया जा रहा है, बल्कि इन्फ्लुएंशियल एरिया सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस में लाया जा रहा है। तो सब्सिडरी अलायंस वाज इन फैक्ट एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ विच मेनी बफर स्टेट्स वर क्रिएटेड, लाइक हैदराबाद in 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, पेशवा टेरिटरी ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ 1802 में, और अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, राजस्थान वाला एरिया भी ब्रिटिश कंट्रोल में लाया जा रहा है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में लाया जा रहा है। तो सब्सिडरी अलायंस ने इस तरह से वर्क किया था विद नेटिव पावर्स और अदर एमर्जिंग पावर्स, और इससे जो ब्रिटिश लोगों के एडवर्सरी थे जैसे फ्रेंच है, पोर्चुगीज है, इनको काउंटर बैलेंस कर दिया गया। देन सब पार्ट सेकंड देखते हैं, फेज सेकंड का। इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड एफर्ट वर मेड टुवर्ड एंडिंग द मुगल एम्पररशिप। मैंने यहाँ कहा, यहाँ पे 1803 में एक डेवलपमेंट होता है ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव विद दौलत राव सिंधिया के साथ, जिसमें मुगल एम्पररशिप को अबॉलिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मुगल एम्पररशिप को अबॉलिश करके मुगल रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिंधिया। तो इससे पहले के समय पे क्या था, जो मुगल एम्परर था वो सिंधिया के प्रोटेक्शन में था, लेकिन इसके बाद इस ट्रीटी, सुरजी अर्जन गांव की ट्रीटी को साइन करने के बाद से ही मुगल एम्परर जो है वो मेयर प्रोटेज बन के रह जाता है अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। During Anglo-Maratha War, by signing Treaty of Surji Arjun-Gaon in 1803, Daulat Rao Scindia renounced the regentship of Mughal Emperor. Now Shah Alam became protege of British. Wellesley made new arrangement for the Mughal Emperor, under which the entire power was vested in British resident in Delhi. अब यहाँ पे एम्परर को दिल्ली में तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन दिल्ली दरबार के अंदर जो रेजिडेंट था उसके अंदर पूरी पावर होगी, रेजिडेंट के हाथ में सारी पावर होगी, ना कि एम्परर के हाथ में, मुगल एम्परर के हाथ में। तो यहाँ पे 1803 से मुगल एम्पररशिप को अबॉलिश किया जा चुका था। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंपनी इज टर्निंग टुवर्ड द पॉलिटिकल कंट्रोलर फ्रॉम द ट्रेडर। In 1803, the Mughal lost their importance as a political power and authority
मुगल एम्परर बिकम प्रोटेज ऑफ ब्रिटिश। इसके बाद से मुगल एम्परर जो है वो ब्रिटिश लोगों की दया पे रहता है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड फेज थर्ड विच इज 1813 टू 1848 के पीरियड के बीच को हम फेज थर्ड में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो देखते हैं। हेस्टिंग adopted a new direction to the British policy. He adopted the policy of interference. यहाँ पे हेस्टिंग आ जाता है 1813 में गवर्नर जनरल बन के, और उसने पॉलिसी अपनाई इंटरफेरेंस की। किसी न किसी रूप में आप जो इनके इंटरनल मैटर्स थे नेटिव स्टेट के, उनके मैटर्स में, इंटरनल अफेयर में आप इंटरफेयर करेंगे। एंड वॉर अलोंग विद दिस ही इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामाउंटेसी। इंटरफेयर करेंगे और कोशिश होगी तो वॉर भी हम करेंगे, कैसे न कैसे करके जो है उस नेटिव स्टेट को अपने इन्फ्लुएंस में लाना था। और ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ये पैरामाउंटेसी कहलाता है। और पैरामाउंटेसी डिफेंसिव पॉलिसी नहीं थी इनकी, अग्रेसिव पॉलिसी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड फेज तक तो डिफेंसिव पॉलिसी अपना रही थी कंपनी, नाउ अग्रेसिव पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द पैरामाउंटेसी। The treaties come into existence during 1870 to 1823 were based on the principle of imperial paramountcy. जो 1817 से 1823 के बीच की जितनी भी ट्रीटीज होती है वो ट्रीटीज इस पॉलिसी से गाइडेड होती है, इंपीरियल पैरामाउंटेसी, यानी कि जो कंपनी है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है दैट विल बी द सुप्रीम पावर एंड अलाई स्टेट विल बी द सबऑर्डिनेट टू देम। Hastings negated the Mughal authority. This was in fact the facet of British policy to establish his paramountcy. He laid emphasis on ending of the remnant of Mughal sovereignty. इसका क्या मतलब है कि जो हेस्टिंग है उससे पहले के समय में जो बनाया गया था रेजिडेंट को, उसके हाथ में थी सारी पावर, लेकिन जो एम्परर था, मुगल एम्परर था, उसको एज ए सिंबॉलिक रूप में एम्परर माना जा रहा था। मतलब जो कॉइन होते थे कंपनी के, उनके ऊपर मुगल एम्परर की फोटो होती थी और कंपनी को उसके सर्वेंट के रूप में पेश किया जाता था। ठीक है, कि हम जो है वो मुगल एम्परर की सर्विस में है। लेकिन हेस्टिंग ने ये पॉलिसी जो है, इस तरह का जो बिहेवियर है उसको निगेट किया और उसने मुगल अथॉरिटी को टोटली निगेट किया। क्योंकि इससे पहले जगह अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिशियल मुगल दरबार में जाता था तो वो ऐसे नजराना पेश करते थे, जिसको नजर वगैरह कहते थे, नजराना इस तरह से पेश करते थे, गिफ्टिंग एंड ऑल। लेकिन हेस्टिंग ने इस तरह के बिहेवियर को कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया और उसने मुगल अथॉरिटी को निगेट किया टोटली। दिस वॉज इन फैक्ट द फैसेट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टू एस्टेब्लिश इट पैरामाउंटेसी। तो मुगल अथॉरिटी को या मुगल एम्परर को निगेट करना, इट मींस ये कंसिडर किया जाता है कि नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को सुप्रीम पावर के रूप में स्टैब्लिश कर रही है। ठीक है, और ये इसने एम्फेसिस किया हेस्टिंग ने कि जो मुगल अथॉरिटी के जो रेमिनेंट बचे हैं, जो अवशेष बचे हैं, उनको भी खत्म कर दिया जाए। अवशेष यही है कि उसको रेजिडेंट के हाथ में पूरी पावर है। वेलेस्ली ने अरेंजमेंट किया था कि रेजिडेंट के अंदर पावर होगी, लेकिन सिंबॉलिक रूप से मुगल एम्परर बना रहेगा। अगर ब्रिटिश ऑफिशियल कोई भी उसके कोर्ट में जाता है, दरबार में जाता है, तो उसको नजर वगैरह पेश की जाएगी। ब्रिटिश कॉइन जो थे उनके ऊपर मुगल एम्परर का फोटो होगा एंड कंपनी विल बी रूल एज अ सर्वेंट ऑफ दैट मुगल एम्परर, सिंबॉलिकली, नॉट एग्जैक्टली, सिंबॉलिकली। तो ये जो रेमिनेंट्स है उनको भी जो है एंड करो और मुगल सोवरेंटी जो है उसको बिल्कुल ही एंड किया जाए। ठीक है, मुगल सोवरेंटी के जो रेमिनेंट बचे, अवशेष बचे, उनको टोटल एंड किया जाए, खत्म किया जाए। ऑल्दो द मुगल एम्परर वाज प्रोटेज ऑफ ब्रिटिश सिंस 1813 बट ही रिसीव ऑल द रेस्पेक्ट फ्रॉम ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ दिल्ली फॉर विच ही वॉज एंटाइटल इन द कैपेसिटी ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंने बताया अभी आपको। On official stamp, the Governor General was presented as the servant of Emperor and Governor General presented nazar to Mughal Emperor. Prior to हेस्टिंग के पीरियड के पहले जो सब्सिडरी अलायंस साइन किया गया था मुगल एम्परर के साथ, उसमें ये प्रोविजन थे कि कंपनी जो है एज अ सर्वेंट के रूप में पेश करेगी अपने आप को। अगर ऑफिशियल कोई भी जाता है मुगल एम्परर के कोर्ट में तो वो नजर पेश करेगा। हेस्टिंग क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस एंड वर्क टुवर्ड एंडिंग इट।
During the period of Hastings, the area of Kumaon, Garhwal and Shimla were acquired through Anglo-Nepal War in 1813 to 1823. Maratha power defeated in Third Anglo-Maratha War and Peshwa was exiled to Bittur. ठीक है? The policy of interference in native state was extensively used during Hastings period. Hastings के पीरियड के समय जो नेटिव पावर्स के उनके इंटरनल अफेयर्स थे उस समय सबसे ज्यादा इंटरफेयर किया गया था। हेस्टिंग का ये कहना था कि जो भी नेटिव पावर है इनको ये रियलाइज करवाया जाए कि जो तुम सबऑर्डिनेट हो और सुप्रीम पावर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और इनको बाय साइनिंग ट्रीटीज एंड अलायंस इनको इस पैरामाउंटेसी के अंदर लाया जाए, और पैरामाउंटेसी के अंदर लाने के बाद अगर उनके बीच में या जैसे दो नेटिव स्टेट यहाँ पे लड़ रहे हो तो वो अपने इंटरनल मैटर जो है ना कि खुद सॉल्व करे, बाकी वो किसके पास आए, सुप्रीम पावर यानी कंपनी के पास आए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आए। आपस में एक दूसरे पर अटैक ना करे, आपस में एक दूसरे की टेरिटरी पर अटैक ना करे, बल्कि अपने इंटरनल मैटर को सॉल्व करने के लिए वो कंपनी के पास आए। तो यहाँ पे कंपनी के पास अगर आएंगे तो कंपनी का जो रेपुटेशन है या इमेज है वो किस तरह के रूप में इमर्ज होगी, एज द सुप्रीम पावर। तो ये हेस्टिंग की सोच थी कि इनको सबऑर्डिनेट बनाया जाए, जो नेटिव पावर से उनको सबऑर्डिनेट बनाया जाए। तो ये इनफॉर्मल प्रैक्टिस में हेस्टिंग से पैरामाउंटेसी जो है इनफॉर्मल रूप से प्रैक्टिस में चल रही थी। तो सबसे ज्यादा इंटरफेयर हेस्टिंग के पीरियड में किए गए नेटिव पावर्स के इंटरनल अफेयर्स में। ड्यूरिंग अर्नेस्ट टेन्योर्स नेक्स्ट गवर्नर जनरल देयर वाज इंटरफेरेंस इन द स्टेट ऑफ अलवर एंड भरतपुर। राजस्थान के स्टेट जो थे अलवर और भरतपुर, वहां पे भी इंटरनल जो इनका कॉन्फ्लिक्ट मैटर था उनमें ब्रिटिश ने इंटरफेयर किया। ड्यूरिंग एलन बरो टेन्योर, एलन बरो का टेन्योर तो हम देख चुके हैं सिंध के टाइम पे भी और पंजाब के टाइम पे भी। इंटरफेरेंस इन द स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड हैदराबाद। ठीक है, तो 1848 तक जब तक लॉर्ड डलहौजी नहीं आ जाते तब तक हेस्टिंग के पीरियड 1813 से जो नेटिव स्टेट है उनके इंटरनल अफेयर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया गया, वॉर भी लड़े गए और अग्रेसिव पॉलिसी कंपनी ने अपनाई टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पीरियड के दौरान थर्ड फेज में अनेक्सेशन ऑफ सिंध होता है इन 1843। एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टुक प्लेस ड्यूरिंग एलन बरोज टेन्योर। एलन बरो के टेन्योर में सिंध का अनेक्सेशन हो जाता है, विच इज अ टर्निंग पॉइंट, अ न्यू डायरेक्शन ऑफ एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एंड दिस अनेक्सेशन हैड स्पेशल पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटिकली किस तरह से, स्ट्रेटेजिकली किस तरह से और कमर्शियली इंपॉर्टेंस क्यों था। वापस रिपीट करवा देती हूँ, यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल लोकेशन सिंध की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंध का कंट्रोल में होना बहुत आवश्यक था। पॉलिटिकल यहाँ पे कि कंपनी का क्या मोटिव था, हेस्टिंग ने क्या पैरामाउंटेसी डिक्लेयर की थी, यानी मोर एरिया आप अपने अंडर लाओगे थ्रू वॉर एंड अनेक्सेशन, तो यहाँ पे पॉलिटिकली ये उनका सिनेरियो हो जाता है। और कमर्शियल इंपॉर्टेंस कैसे, कि जो मालवा रीजन था, मालवा रीजन का जो ओपियम का प्रोडक्शन होता था वो चाइना जाया करता था, उसका ट्रेड कहाँ होता था, चाइना के साथ। तो ये लैंड रूट से जाया करता था उस समय, और ये जो पास है या तो सिंध से होते हुए जाएगा या पंजाब से होते हुए जाएगा। उस समय पंजाब से जा नहीं सकते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब से इस ट्रेड को नहीं अपने कंट्रोल में कर सकती थी, बिकॉज रंजीत सिंह वहां पे एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में थे। तो यहाँ पे सिंध जो था उस समय वीकन पोजीशन पे था, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे यहाँ के अमीर जो ब्रिटिश आर्मी से कॉन्फ्लिक्ट मोल ले सके। तो उन्होंने अग्री कर लिया और फ्रेंडशिप ट्रीटी वगैरह साइन हुई और एक पैसेज मिल गया कंपनी को कि यहाँ से जो ओपियम का इलीगल ट्रेड हो रहा था, यहाँ से स्मगलिंग होती थी बेसिकली मालवा के ओपियम की, सिंध के रीजन से जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी उसको कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिश ने इस ट्रेड को अपने कंट्रोल में लिया, ओपियम के ट्रांजिशन को। ठीक है, द कंट्रोल ओवर सिंध कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ इंग्लिश ऑन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर।
तो सिंध का अनेक्सेशन स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली और कमर्शियली तीनों ही रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशल था। देन बेंटिक कंटिन्यू द इंटरफेरेंस इन मैसूर स्टेट ऑन अ परमानेंट बेसिस। मैंने कहा था कि मैसूर जो है, उस समय अपन ने पढ़ा था कि मैसूर जो है वो एक माइनर राजा थे वाडिया डायनेस्टी के, वहां पे उनको रिस्टोर कर दिया और उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करके मैसूर को एज अ अलाई बना दिया, सब्सिडरी अलाई बना दिया। उसके बाद बेंटिक ने वहां पे कंटिन्यू परमानेंट इंटरफेयर किए उनकी पॉलिटिक्स में, एंड फाइनली उसको मल एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर सॉरी अक्यूज करके कि यहाँ के जो रूलर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, और इस तरह से उसको डिपोज कर दिया, ठीक है, डिथ्रोन कर दिया और मैसूर को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले आए। तो इस तरह से ये जबरदस्ती इंटरफेयर करके जो 1838 हेस्टिंग के बाद के पीरियड से 1848 डलहौजी के पीरियड के पहले का जो टाइम पीरियड है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरफेरेंस और वॉर है क्रिएट हो रहे हैं, और जो टेरिटोरियल एरिया है कंपनी का वो बढ़ता जा रहा है। The English policy of interference was not confined to interference only, but it also acquired the form of annexation। ठीक है, ये खाली इंटरफेरेंस तक ही सीमित नहीं थी जो पॉलिसी इन्होंने अपना रखी थी, बल्कि ये एनेक्सेशन तक भी जाती थी। तो हमने देखा सिंध में इन्होंने क्या किया, मैसूर में यहाँ पे क्या किया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे एरिया जो है इस समय अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाए थे या डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर लाए थे। ड्यूरिंग दिस फेज मैनी एरियाज वर अनेक्स्ड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन से एरिया किस ईयर में क्या कॉज रहा उनका, और किस गवर्नर जनरल ने उसको अनेक्स किया। ईयर 1834 में कुर्ग को बेंटिक ने, और क्या कॉज था, क्रुएल्टी ऑफ रूलर, के रूलर जो है यहाँ की जनता पे अत्याचार कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ के रूलर को डिपोज किया जाए, और कुर्ग जो है वो 1834 में ब्रिटिश रूल के अंदर अनेक्स कर लिया गया। फिर छच्चर 1834 में बेंटिक ने किया, एब्सेंस ऑफ राइटफुल सक्सेसर, कि यहाँ पे जो सक्सेसर था कोई लेजिटिमेट सक्सेसर नहीं होने की वजह से, एब्सेंस होने की वजह से सक्सेसर की, छच्चर एनेक्स कर लिया गया। बेंटिक ने 1835 में जयंतिया, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस बाय रूलर, के यहाँ का रूलर जो है वो मानव जो क्या कहते हैं सेक्रीफाइस, बलि देने को प्रमोट कर रहा है, इस वजह से इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, ह्यूमन सेक्रीफाइस की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, उसको इस ग्राउंड पे डिपोज कर दिया गया। और जयंतिया जो है, जयंतिया बेसिकली गारो खासी, जयंतिया हिली एरिया है, और हिली एरिया में ट्राइब्स निवास करती है, और ट्राइब जो थे उस समय बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, तो उनमें होती थी ये ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड ऑल। देन अहोम, असम वाला किंगडम, अहोम किंगडम, असम रीजन। असम को ऑकलैंड ने 1838 में मल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के वहां के रूलर को डिपोज करके अहोम जो है अनेक्स्ट किया गया। एंड 1843 में कैथल जो है वो एलन बरो ने, एब्सेंस ऑफ मेल हेयर, वहां के भी जो सक्सेसर था उसकी एब्सेंस में एलन बरो ने कैथल को 1843 में अनेक्स किया। तो इस पीरियड के दौरान इतने अनेक्सेशन हुए बाय वेरियस ग्राउंड and on various causes. Amherst, the successor of Hastings, met Mughal Emperor Akbar II without any formalities and did not present nazar to the emperor. फिर हेस्टिंग ने तो वैसे ही जो ये मुगल एम्परर को रेस्पेक्ट देने की जो ट्रेंड था उसको वैसे ही उसने एंड करने का सोचा था, और उसके बाद के जो सक्सेसर थे उन्होंने मुगल एम्परर को कोई भी इतनी तवज्जो नहीं दी। और जब एमनेस्ट गया था मिलने मुगल एम्परर अकबर सेकंड के पास, तो उसने भी नजर टाइप का जो फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी वो नहीं की। इससे ये साबित होता है कि नाउ मुगल एम्परर इज नॉट द रियल पॉलिटिकल कंट्रोलर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसकी बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोलर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के। Finally, in 1835, the image of British Emperor replaced the name of Mughal Emperor on company's coin। और 1835 में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे प्रीलिम्स में कि फाइनली इन 1835 में जो कॉइन छापे गए उस पे मुगल एम्परर की जगह अब किसकी इमेज हुआ करती थी, ब्रिटिश एम्परर की। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पीरियड में ब्रिटिश एम्परर की इमेज जो है वो मुगल एम्परर की जगह पे कंपनी के कॉइन्स पे छापी गई, तो ये 1835 में। तो इस तरह से जो फेज थर्ड है वो कंक्लूड होती है। उसमें मोर एरिया अनेक्स किए जाते हैं जितने हो सके बाय इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल मैटर्स और इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेटिव पावर्स एंड थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ पैरामाउंटेसी। और पैरामाउंटेसी के लिए यहाँ पे आगे इसको डीजोर फॉर्म में लाने के लिए, फॉर्मल रूप में लाने के लिए यहाँ पे ग्राउंड क्रिएट किया गया बाय हेस्टिंग। नेटिव पावर को रियलाइज करवाए गए कि तुम सबऑर्डिनेट हो टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे जो माहौल था, एनवायरमेंट था, आगे पैरामाउंटेसी को फॉर्मल पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने का वो काम किसने किया? हेस्टिंग ने। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द fourth phase, Dalhousie's phase. Now we have fourth phase between 1848 to 1856 period, and period of Dalhousie was the final phase of an expansion of British Empire in India. अभी ये फेज जो है 1848 से 1856 का, ये डलहौजी की फेज माना जाता है। और डलहौजी जो थे वो हार्डकोर एक्सपांशनिस्ट थे, और इस समय में ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपांशन करता है और ऑलमोस्ट होल इंडिया पे अपना रूल जो है वो स्टेब्लिश कर देता है। तो डलहौजी की ये फेज जो है ये फाइनल फेज मानी जाती है ऑफ द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद से तो जो फेज आएगी वो हमने फिफ्थ फेज देखी, जिसमें 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है। उसके बाद से कंपनी की जो टोटल पॉलिटिकल और पावर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो सर्वे सर्वा होती है। उसके बाद नो अनेक्सेशन वाली पॉलिसी अपनाई जाती है, लेकिन फिर भी उसमें एक्सेप्शन होते हैं। एंड डलहौजी वॉज यूज 3 इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपांशन। और डलहौजी ने इंस्ट्रूमेंट यूज किए, जैसे कि वेलेस्ली ने अपने रिंग फेंस के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लुएंशियल एरिया बढ़ाने के लिए, ना कि टेरिटोरियल गेन। वेलेस्ली के टाइम में टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ था, इन्फ्लुएंशियल एरिया जो है वो क्रिएट हुआ था, वो लार्जर पोर्शन पे क्रिएट हुआ था बाय साइनिंग द सब्सिडरी ट्रीटीज, सब्सिडरी अलायंस एंड मेकिंग अलाई स्टेट। लेकिन यहाँ पे जो डलहौजी है कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुछ तरह की पॉलिसीज यूज करते हैं जिसके थ्रू मोर अनेक्सेशन होते हैं इंडियन टेरिटरी में। तो फर्स्ट है वॉर। यहाँ पे हेस्टिंग से ही वॉर है, इंटरफेरेंस तो है, तो फर्स्ट वॉर है। वॉर एक इंस्ट्रूमेंट है डलहौजी का। अंडर दिस 2 वॉर्स वर फॉट। कौन कौन से? सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर और सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर। तो डलहौजी के टाइम में हमने देखा था सेकेंड एंग्लो, लास्ट सेशन में सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर जो 1848 से 49 के बीच में लड़ा गया, और सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर ये हम आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अंडर डलहौजी अनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा ऑल्सो नोन एज पेगू। और डलहौजी के टाइम पे ये अनेक्सेशन होता है लोअर बर्मा का, और जिसको पेगू के नाम से जाना जाता है। तो वॉर इंस्ट्रूमेंट यूज करके डलहौजी ने 2 वॉर फाइट किए, और जो बर्मा का एरिया है लोअर बर्मा का और पंजाब जो पूरा ही अनेक्स किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिस गवर्नमेंट का, जैसे उन्होंने अवध के साथ किया। अवध को कहा कि वहां के जो रूलर है वो सही नहीं है वहां की पब्लिक के लिए, तो मिस गवर्नमेंट का उसके ऊपर चार्ज लगा के अवध का एरिया अनेक्स कर दिया। In 1856, Awadh was defeated in Battle of Buxar and then come under the influence of company. जब बक्सर में 1764 में बक्सर के युद्ध में जब अवध हार गया था, सुजाउदौला हार गया था, तब अवध इन्फ्लुएंस में आया था कंपनी के। लेकिन 1856 में डलहौजी ने इसको मिस गवर्नमेंट का चार्ज लगा के अनेक्स कर लिया। नेक्स्ट थर्ड एंड वेरी फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉ ऑफ एस्टीट। डलहौजी कैटेगराइज नेटिव स्टेट इन 3 कैटेगरी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इसने जो नेटिव स्टेट थे उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया अनेक्स करने के लिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में वो स्टेट आएंगे जो कभी भी किसी पैरामाउंट पावर के अंडर में नहीं थे, वो हमेशा से ही क्या था? सोवरेन थे।
इंडिपेंडेंट थे। सेकेंड कैटेगरी में वो आएंगे विच वर अंडर एनी पैरामाउंट पावर एंड ट्रिब्यूटरी, वो स्टेट होंगे जो किसी पैरामाउंट पावर के अंडर में वर्क करते थे या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज थी, जैसे मुगल और पेशवा। पेशवा जो थे वो शिवाजी के एम्पायर के अंदर अपने आप को, ये तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो ये ट्रिब्यूटरी थे शिवाजी के किंगडम के। और मुगल 1803 के बाद से रीजेंट बन गए थे, सॉरी तो यहाँ पे सबसे पहले सतारा, देन जैतपुर, संबलपुर, बागत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। तो सबसे पहले सतारा, लास्ट में नागपुर। ये प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सबसे पहले सतारा होता है 1848 में, सबसे लास्ट में नागपुर 1854 में, फिर इनके बीच में यहाँ जैतपुर और संबलपुर को ऑप्शन में नहीं रखेंगे शायद तक, क्योंकि 1849 में दोनों का होता है तो एक साथ 1849 में कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी जो सिंगल ईयर में हुए हैं उनको यहाँ पे ऑप्शन में आपके दिया जा सकता है। यहाँ पे राजस्थान में करौली का अनेक्सेशन जो है वो भी प्रपोज्ड हो चुका था, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल करती थी कंपनी के, उस गवर्निंग बॉडी ने परमिशन ग्रांटेड नहीं की और करौली का अनेक्सेशन नहीं हो पाया। तो ये ध्यान रखना आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव व्यू से। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड फेज 5th, और फेज 5th जो है वो है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, वो जो है डीजियोर फॉर्म के अंदर आ जाती है, फॉर्मल पावर के रूप में एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है डीजियोर रूप में। यानी अब फॉर्मली प्रोक्लेम किया जाएगा ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को। इससे पहले पैरामाउंटेसी जो है वो इनफॉर्मल रूप से प्रैक्टिस में थी, और फेज 5th में आते आते ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को फॉर्मल रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्रिटिश पैरामाउंटेसी क्या है। पैरामाउंटेसी ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर, ये कॉन्सेप्ट है कि जो ब्रिटिश होंगे वो सुप्रीम पावर होंगे और जो नेटिव स्टेट होंगे वो इनके सबऑर्डिनेट होंगे। यहाँ की शुरुआत इसका इस तरह से फाउंडेशन कब होता है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव से, जो विच इम्पोज्ड ऑन सिंधिया अबॉलिश अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर इन 1803। सिंधिया फोर्स टू रिनाउंस ऑल द क्लेम ओवर मुगल अथॉरिटी। लास्ट मुगल एम्परर आपके शाह आलम 1803, और लास्ट मुगल अगर कहे तो बहादुर शाह जफर। एम्परर तो है शाह आलम और मुगल जो है वो आपके बहादुर शाह जफर, जिनको 1857 में एज ए मुगल एम्परर वापस स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, रिबेलियंस के द्वारा। टिल 1803 ब्रिटिश डिड नॉट क्लेम द पैरामाउंटेसी। बताया मैंने 1803 तक मुगल अथॉरिटी को निगेट कर दिया गया था, बट पैरामाउंटेसी को क्लेम नहीं किया गया था। लेकिन 1813 बाद के जो पीरियड है, हेस्टिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इट, और लेकिन 1858 तक आते आते पैरामाउंटेसी को फॉर्मल पावर के रूप में प्रोक्लेम कर दिया जाता है, क्लेम कर दिया जाता है। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी केम अंडर द एक्शन। नाउ हियर वी हैव फेजेस, बट यहाँ पे अब हम देखेंगे पॉलिसीज कि पैरामाउंटेसी बिकम किस तरह से पैरामाउंटेसी बिकम डीज्योर, डिफैक्टो से डीज्योर बनती है, ठीक है, इनफॉर्मल रूप से फॉर्मल रूप में आती है। 1772 से 1813 तक के पीरियड में पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अपनाई जाती है कंपनी के द्वारा, और अपने ट्रेड इंटरेस्ट और टेरिटोरियल गेन को सेफगार्ड करते हैं बाय क्रिएटिंग बफर्स। देन 1813 में बाय अराइवल ऑफ गवर्नर जनरल हेस्टिंग आइडिया ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी प्रेजेंटेड, एंड इस समय जो 1813 से 1857 का पीरियड था वहां पे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एज ए डी फैक्टो प्रैक्टिस में थी, ठीक है, डी फैक्टो इन प्रैक्टिस मतलब इनफॉर्मल रूप में प्रैक्टिस में आ रही थी। और पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे आप नेटिव स्टेट ले लो दो,
अगर इनके बीच में कोई भी इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो ये आपस में एक दूसरे की टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे और अपना रिजोल्यूशन किससे कराएंगे, कंपनी से, या फिर हम कह देते ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बनेगी, आपके सुप्रीम पावर के रूप में काम करेगी। और यहाँ पे इनको इस तरह से अलाई बनाया जाता है कि जो ये अपनी पॉलिटिकल सब्सिडरी अलायंस क्रिएट करके क्या था, रेजिडेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, मिलिट्री ट्रूप्स एस्टेब्लिश किए जा सकते कर दिए जाते हैं, और इस तरह से नेटिव उस स्टेट को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश होती है। फिर जब पैरामाउंटेसी के रूप में किस तरह से कि अब जब ये अपने इन्फ्लुएंस में आ गए हैं तो इनकी जो फोर्स है, इनका जो स्ट्रेंथ है, वो कौन यूज करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करेगा टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट, देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और नेटिव पावर्स के जो अधिकार है कि आपस में अपन इंटरनल अफेयर जो है या फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अगर आपस में उत्पन्न होते हैं तो ये आपस में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इनको किनके पास जाना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता। तो ये से कहते हैं सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, यानी आइसोलेट कर दिया दोनों को अपने म्यूचुअल डिसेंशन को सॉल्व करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए। इनको अगर रिजॉल्व करना भी है अपना मैटर तो इनको मीडिएशन लेना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इस तरह का अरेंजमेंट, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन क्रिएट किया गया बाय हेस्टिंग। देन 1857 के बाद रिवोल्ट हो जाता है और टिल देन यही पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। एंड 1858 में जब गवर्नर जनरल कैनिंग आते हैं तो ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को प्रोक्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं, और ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यहाँ पे डी फैक्टो से डिजोर प्रिंसिपल के रूप में आ जाती है। अब यहाँ पे आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इंडिया का जो एम्परर होगा वो ब्रिटिश एम्परर होगा। इंडिया विल बी रूल्ड अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ पे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी डिजोर रूप में, फॉर्मल रूप में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सब पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, अब जो नेटिव पावर है वो इनके अलाई स्टेट होंगे, ठीक है, इनकी जो फोर्स है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में वर्क करेगी। तो पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट यूनियन क्रिएट किया जाता है। देन धीरे धीरे फिर यहाँ पे हम बढ़ते हैं आजादी की तरफ 1947 में, और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का इमर्जेंस होता है। देन ये पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की बजाय पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन क्रिएट होती है। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन में यहाँ पे पावर शेयरिंग की बात की जाती है, फेडरेशन क्रिएट किया जाता है इक्वल बेसिस पे कि जो अब पावर होगी वो किसी एक सुप्रीम पावर के हाथ में नहीं होगी, जबकि पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग दिस यूनियन। जो सबऑर्डिनेट यूनियन था इनका, अब ये इक्वल फेडरेशन के रूप में वर्क करेगा। तो 1935 ऑनवर्ड पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन अपनाई जाती है, और 1858 का जो पीरियड है उसमें पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, जो इनके ये अलाई स्टेट बनाए गए थे उनको अब यूनियन के रूप में वर्क करते हैं, यानी ये नेटिव स्टेट जो है अब इनके अलाई है। इस वजह से हम देखते हैं कि 1857 के टाइम जब रिवोल्ट होता है तब एक भी नेटिव पावर जो है वो रिबेलियन का साथ नहीं देता है, जबकि किनका साथ देते हैं ये नेटिव पावर, ब्रिटिश एम्पायर का। इस वजह से ये अलाई जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू कंटेन द चैलेंज ऑफ नेशनलिस्टिक कैरेक्टर। तो ये नेटिव स्टेट ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बैरियर के रूप में काम करते हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग को सबड्यूट करने के लिए, दबाने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए ये इनके यूनियन, सबऑर्डिनेट यूनियन कहलाता है उस समय, ठीक है। तो ये जो है पॉलिसीज इस तरह से डेवलप होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पैरामाउंटेसी धीरे धीरे अपने फॉर्मल फेज में आती है, और ये जो इस पॉलिसीज है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, ये 4 तरह की पॉलिसीज को अपनाते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रूल जो है इंडिया में स्टैब्लिश करते हैं, और इसी तरह से अपना एक्सपांशन
करते हैं बाय अंडर वर्किंग दीज पॉलिसीज। तो यहां तक आपको ये सिनेरियो क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग फेज में अलग अलग ब्रिटिश पॉलिसी अपनाई गई थी टू रूल इंडिया। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, इन फेजेस को, और इन पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कैनिंग के टाइम से पहले तो जो पैरामाउंटेसी है वो एज ए इनफॉर्मल रूप में थी, लेकिन कैनिंग ने, लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग ने held दरबार in Agra and Lahore and made declaration and made proclamation of British paramountcy। ठीक है, दिल्ली में दरबार लगाया। दरबार एक्चुअली पॉलिटिकल मास गैदरिंग थी, असेंबली थी एक तरह का, जिसमें जो ब्रिटिश सक्सेशन है उसको मार्क किया जाता था, एज अ उसको बताया जा रहा है कि जो अब से इंडिया पे रूल करेगा वो ब्रिटिश एम्पायर होगा, और ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को प्रोक्लेम किया गया यहाँ पे। तो that's how British paramountcy came into the formal power. Royal Title Act was passed in 1876, which conferred the title the Empress of India on British Queen। यहाँ पे 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट पास होता है, जिसमें जो ब्रिटिश की एम्प्रेस थी विक्टोरिया फर्स्ट, उसको इंडिया की एम्प्रेस के रूप में, एम्प्रेस ऑफ इंडिया के रूप में उसको टाइटल किया जाता है। और दिस ऑल्सो नोन एज काइजरे हिंद। काइजरे हिंद की जो उपाधि है या टाइटल है वो उसको रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876 के अंदर दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि काइजरे हिंद की जो टाइटल है वो किस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश क्वीन को प्रोवाइड की गई। तो रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876 में। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के अंदर जो ब्रिटिश क्वीन थी उसको कौन सी उपाधि दी गई, या कौन सा टाइटल जो है वो ग्रांट किया गया, दैट इज काइजरे हिंद। फिर लेटर कर्जन हेल्ड सेकेंड दिल्ली दरबार। तो ये काम कब हुआ काइजरे हिंद वाला? फर्स्ट दिल्ली दरबार में इन 1877। यहाँ पे 3 एक्चुअली दिल्ली दरबार होते हैं। दिल्ली दरबार 3 होते हैं। दरबार मैंने बताया एक पॉलिटिकल मास गैदरिंग है, असेंबली है, जिसमें कि वो पहले नहीं होता था, राजा महाराजा बड़ी जनसंख्या में जनता को इकट्ठा करके अपना फैसले सुनाते थे और अपना कोई डिक्लेरेशन करते थे, उसी तरह से। तो यहाँ पे दिल्ली दरबार फर्स्ट होता है 1877 में, देन 1903 में, और लास्ट वाला होता है आपका 1911 में। तो ये 3 दिल्ली दरबार होते हैं। तो फर्स्ट दिल्ली दरबार के अंदर ब्रिटिश क्वीन को काइजरे हिंद का एंटाइटल किया जाता है। देन सेकेंड दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन जो है उसको हेल्ड करता है सेकेंड दिल्ली दरबार इन 1903, और उसमें ब्रिटिश क्राउन जो है एडवर्ड 7 उसको एज अ किंग एम्परर के रूप में, इंडिया के किंग एम्परर के रूप में एस्टेब्लिश किया जाता है या टाइटल किया जाता है। देन थर्ड दिल्ली दरबार में ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज 5 को प्रोक्लेम किया जाता है एज अ किंग एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसमें से फर्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया फर्स्ट थी, उसको काइजरे हिंद की उपाधि किस दरबार, दिल्ली दरबार के टाइम मिली? 1877 के दिल्ली दरबार यानी फर्स्ट दिल्ली दरबार में, बाय रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876। Under paramountcy in declaration, the British become the legal guardian of native state and British interference were legalized। यहाँ पे पहले जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस थे वो लीगलाइज नहीं थे, वो इलीगल तरीके की कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि जबरदस्ती का इंटरफेरेंस हो रहा है नेटिव स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है नेटिव स्टेट अपने टेरिटरी को रूल कर रही है। यहाँ पे नेटिव स्टेट जो है अपनी टेरिटरी को रूल कर रही है एंड दे आर sovereign leader of that territory, but after the proclamation of this British paramountcy, यहाँ पे ये जो नेटिव स्टेट का जो रूलर है
वो सोवरेन पावर नहीं होगा, या ये टेरिटरी किसके अंडर गिनी जाएगी, ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काउंट होगी। और यहाँ का जो नेटिव रूलर है वो एज अ सबऑर्डिनेट काम करेगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो सारे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होगा, और जो ऑर्डर इनको दिया जाएगा नेटिव स्टेट के रूलर को, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दे आर मियर एंजॉइंग देयर इंटरनल सोवरेंटी, बस उनको अपने टेरिटरी से के ऊपर बस राजा बन के रहने का अधिकार था। बाकी कोई डिसीजन जो है पॉलिटिकल डिसीजन इनके हाथ में नहीं हुआ करते थे बाय आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। तो द रूलर्स लॉस्ट देयर सोवरेंटी इन प्रिंसिपल, ठीक है। ब्रिटिश ट्राई टू इंटीग्रेट रूलर्स थ्रू railway system of post and telegram etc, which were important for cooperation in the face of nationalistic challenge because they were considered as important allies after revolt of 1857 in which many had supported British। जब इसके बाद जब लार्ज टेरिटरी पे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया इंडिया के, तो अब इनको कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने रेलवे है, पोस्ट और टेलीग्राम जैसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके इसको इंटीग्रेटेड करने की कोशिश की, सारी जो टेरिटरी को है इंटीग्रेटेड करने की कोशिश की बाय इंट्रोड्यूसिंग रेलवे एंड सिस्टम ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम। तो इस वजह से क्यों अब जो ग्रोइंग नेशनलिस्टिक चैलेंज थे उस समय के 1857 के पहले से ही रिवोल्ट होने, छोटे मोटे रिबेलियंस जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो गए थे। तो उसको काउंटर करने के लिए अब जो ये नेटिव स्टेट थे जो सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन में थे, अब ये सब ऑर्डिनेट यूनियन बनने जाएंगे, क्योंकि इस चैलेंज को काउंटर करने में इन नेटिव स्टेट ने बहुत प्रोमिनेंट अपना रोल प्ले किया था, और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी का साथ देके 1857 के रिवोल्ट को भी कर्ब किया था, डिस्ट्रॉय किया था या खत्म किया था, दबाया गया था। तो इस वजह से इनके अब कॉपरेशन जो है इन अलाय स्टेट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए रेलवे और सिस्टम ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम जैसे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। Under this, the British adopted a paternalistic approach towards native power। अब इन नेटिव पावर पहले तो ये उनको रूल कर रहे थे, ठीक है, खाली कि भाई हम राजा है और तुम हमारे सबऑर्डिनेट हो, लेकिन इसके बाद अंडर दिस ब्रिटिश अडॉप्टेड अ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच कि भाई नहीं, अब हम पिताजी हैं और आप जो है हमारे बच्चे हो। तो अब यहाँ पे गार्जियनशिप ली जा रही है कि जो नेटिव स्टेट है उनकी रक्षा करना ब्रिटिश पावर का ड्यूटी है, और जैसे सुप्रीम पावर से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर आएंगे इन नेटिव स्टेट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इनके कॉपरेशन के लिए, नेटिव पावर के कॉपरेशन के लिए इस तरह की अप्रोच अपनाई जाती है, क्योंकि अब खाली रूल करने के इरादे रखोगे और उनके साथ कॉपरेशन नहीं करोगे, बराबर लेवल का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो ऑब्वियस है कि वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। तो उनको अपनी ओर रखने के लिए, उनका कॉपरेशन नेशनलिटी चैलेंजेस को कर्व करने के लिए, यूज करने के लिए इनको नेटिव स्टेट को अब पैटर्नलिस्ट अप्रोच से ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन कर्जन आता है गवर्नर जनरल बन के इंडिया में, और कर्जन ने एडेड न्यू डायमेंशन टू दिस अप्रोच कि भाई ये नेटिव स्टेट हमारे अंडर तो वर्क करेंगे, लेकिन कर्जन ने इसको एक्सट्रीम लेवल पे ले गया। कर्जन ने क्या किया, ही रिकॉग्नाइज रूलर एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो ये नेटिव स्टेट है इनका तो धर्म ही बन जाता है हमारा साथ देना, और ये इंपीरियल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, इसके ये इंटीग्रल पार्ट है। तो इनके हाथ में कोई भी पावर नहीं होगी, नेटिव स्टेट के हाथ में सारा जो कंट्रोल है वो किनके हाथ में होना चाहिए, इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में। तो ये पैटर्नलिस्टिक अप्रोच थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में जो ट्रीट किया जा रहा था, अब ये हार्ड हो चुका था रिलेशनशिप, और इनको एज ए नौकर और सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि नहीं, तुम्हारा धर्म बनता है हमारा साथ देने का, या तुम्हारा कॉपरेशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना तुम्हारा प्राइमरी ड्यूटी होती है। तो ही रिकॉग्नाइज रूलर्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर देम। He put a ban on their foreign tours,
ठीक है। इसके पहले तो क्या था, पैटर्नलिस्ट अप्रोच थी, ठीक है। आप जैसे हमारे माता पिता हमें ट्रीट करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, तो गाइड भी करते हैं लेकिन वो अपन के ऊपर कमांड भी रखते हैं। लेकिन कर्जन के टाइम पे सिर्फ कमांड ही होती थी, यहाँ पे आपको गाइड और ऐसी चीजें या आपको सॉफ्ट कॉर्नर आपकी तरफ नहीं होता था। तो कर्जन ने यहाँ पे इनके फॉरेन टूर्स पे भी बैन कर दिया, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है, इनके पॉलिटिकल अफेयर्स या जो इंटरनल अफेयर्स हुआ करते थे उन पे भी अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा था। ही डिपोज मैनी रूलर ऑल्सो, उसने इस तरह से तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके बहुत सारे रूलर को तो डिपोज कर दिया था। एंड ब्रॉट सच स्टेट टेम्पररी अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन टेम्पररी बेस पे इन स्टेट को अनेक्स कर लिया था, एक तरह से अनेक्स तो नहीं कह सकते लेकिन उनको ले आया था। टेम्पररी जो है पूरा स्टेट की जो मशीनरी है वो किसके हाथ में रहेगी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहेगी। तो ऑल दिस बिहेवियर ऑफ लॉर्ड कर्जन वाज not popular in India and it criticized by the native state and this policy known as tyrannical shackle of paramountcy। ठीक है, मतलब शैकल यानी जंजीर, यहाँ पे टायरेनिकल शैकल ऑफ पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी स्टैब्लिश करने के बाद पैटर्नलिस्ट अप्रोच के रूप में इन्हें ट्रीट किया जा रहा था। कॉपरेशन के लिए इनको, नेटिव स्टेट को हमेशा कॉपरेशन उनसे लेने के लिए हमेशा इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता था। उनको एक रिस्पेक्ट के रूप में वहां के रूलर को रिस्पेक्ट दी जाती थी एज अ रूलर के रूप में। लेकिन कर्जन कहते नहीं, तुम हमारे बिल्कुल ही सबऑर्डिनेट हो, तुम रूलर और रूलर की तरह हम आपको ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, तुम तो हमारे सबऑर्डिनेट स्टेट हो, तुम्हारा धर्म बनता है हमारा साथ देना। इस तरह का इसने पॉलिसी अपनाई थी, विच इज नोन एज टायरेनिकल शैकल ऑफ पैरामाउंटेसी। कौन? लॉर्ड कर्जन। देन डेवलपमेंट होता है क्रिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1921। 1921 में जो यहाँ के नेटिव स्टेट थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन जो राजा हुआ करते थे, उनका एक चैम्बर बनाने की कोशिश की गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से, इन 1921, राजकुमारों का प्रतिमंडल, which was representative of native state presided over by Governor General, and the aim was to foster cooperation in the face of nationalistic challenges 1970 onward। या 1917 के ऑनवर्ड जो नेशनल मूवमेंट हो रहे थे उनको दबाने के लिए यहाँ पे इन प्रिंसली स्टेट के, इन नेटिव स्टेट के कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए, कॉरपोरेशन इनसे पाने के लिए एक चैम्बर ऑफ प्रिंस का क्रिएशन किया गया, जिसके ऊपर कौन रहेगा, गवर्नर जनरल जो है वो प्रिसाइड करेगा ओवर दिस चैम्बर ऑफ प्रिंस इन 1921। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबऑर्डिनेट जो स्टेट थे अब किस रूप में, सबऑर्डिनेट यूनियन के रूप में इनके अंडर काम करेंगे। अब इनको यूनियन के रूप में देखा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट कमेटी ऑल्सो नोन एज बटलर कमेटी इन 1927। 1927 जो है उसमें एक कमेटी बनाई गई, इंडियन स्टेट्स कमेटी, जिसको बटलर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इट एम वाज टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड द नेटिव पावर, कि लॉर्ड कर्जन के बाद जो डिस्ट्रॉय किए गए रिलेशंस को उनको वापस रीस्टैब्लिश करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए पहले चैम्बर ऑफ प्रिंस का क्रिएशन किया गया और उसके बाद में एक कमेटी बैठाई गई बटलर कमेटी के नाम से इन 1927, जिसका काम था इन्वेस्टिगेट करना क्या रिलेशनशिप को बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड नेटिव स्टेट। दिस रिपोर्ट डिड नॉट सेटिस्फाई द रूलर, और ये जो रिपोर्ट इसने बटलर कमेटी ने दी वो यहाँ के नेटिव स्टेट के जो प्रिंसेस थे उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। फॉर द अबव मेंशन ट्रेंड द टर्म पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1858 एंड 1935। तो इस ट्रेंड को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, कि यहाँ पे इनके कॉपरेशन को फॉस्टर करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंस जैसी क्रिएशन की जा रही है। पहले इनको आइसोलेट रखा जा रहा था एक दूसरे से, अब इनको एक साथ लाया जा रहा है एक ग्राउंड पे, इनका एक साथ कॉपरेशन पाने के लिए, वरना पहले इनको अलग अलग डील कर रहे थे ये।
लेकिन बाद में जब नेशनलिस्टिक चैलेंजेस इनके सामने प्रेजेंट होने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, तब इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, अब नेटिव स्टेट को अलग अलग रखने से काम नहीं चलेगा, इनको एक साथ करके इनकी एक यूनियन क्रिएट करना पड़ेगा, और यूनियन फोर्स जो है वो फिर अगेंस्ट नेशनल चैलेंज को कर्ब करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन इन 1935 द एक्ट ऑफ 1935 हैड passed and had provision for creation of all India Federation। ठीक है, यहाँ पे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं अब, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन से पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन की तरफ। इसलिए ये ऑल इंडिया फेडरेशन जैसा एक बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ब्रिटिश इंडिया थ्रू बाय पासिंग द एक्ट ऑफ 1935 एंड नेटिव पावर्स। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश इंडिया प्लस नेटिव स्टेट, इनका एक फेडरेशन क्रिएट किया जाएगा, अंडर विच द नेटिव पावर वर बिकम पार्टनर्स इन शेयरिंग पावर्स। तो यहाँ पे पहले सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे थे, पहले इनके लिए वर्ड क्या यूज हो रहा था, सबऑर्डिनेट, अब इनको पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए ये फेडरेशन क्रिएट किया गया in sharing powers, and because of this is considered as a policy of equal federation. A new policy for native state was born. This policy is given name the policy of equal federation। यहाँ पे अब पावर, अब पार्टनर बन गए, सबऑर्डिनेट से क्या बन गए, पार्टनर। इस वजह से सबऑर्डिनेट यूनियन से पॉलिसी जो वो है चेंज हो गई इक्वल फेडरेशन में। बट दिस फेडरेशन डिड नॉट कम इन एग्जिस्टेंस। लेकिन ये जो फेडरेशन है ये कभी भी ऐसे पावर शेयरिंग का, ब्रिटिश इंडिया ऐसे कभी नहीं, ये सिर्फ लुभावना, एक तरह का कहते हैं लालच था इनका, कॉपरेशन पाने के लिए नेशनल चैलेंजेस, जो नेशनलिस्टिक चैलेंजेस आ रहे थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सामने, उनको दबाने के लिए, उनको उनके मूवमेंट हो रहे थे, जगह जगह रिवॉल्ट हो रहे थे, उनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह का लालच दिया इनको नेटिव पावर्स को, कि अब हम तुम्हें सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि पार्टनर बनाएंगे इन पावर शेयरिंग। बट ऐसा कुछ कभी रियल में हुआ ही नहीं। Then finally in 1947 British paramountcy continued and finally lapsed in 1947। तो 1935 के पीरियड तक ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो कंटिन्यू रही, लेकिन बाद में फाइनल ये कब खत्म हुई, 1947 में विद माउंटबेटन प्लान। जब इंडिया को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑफिशियली फ्रीडम मिली, तब जाके ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड हुई एंड नेटिव स्टेट बिकम लीगली फ्री विद 3 प्लान्स। और नेटिव स्टेट जो है वो लीगली फ्री हुए, इंडिया भी फ्रीडम ली और नेटिव स्टेट भी फ्री हुए। लेकिन नेटिव स्टेट के लिए क्या प्रोविजन रखे कि 3 प्रोविजन रखे कि या तो ये नेटिव स्टेट जो है, जो भी स्टेट प्रिंसली स्टेट उस समय रहे बचे थे, उनको या तो इंडिया ज्वाइन करे या वो पाकिस्तान ज्वाइन करे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी, या ज्योग्राफिकल क्या कहते हैं, एक तरह की ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल एरिया की बेस पे आप इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हो और रिमेन फ्री, या फिर तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। जैसे कश्मीर वाला सिनेरियो था, कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थी उसने फ्री रहने का कोशिश किया, और हैदराबाद और गुजरात की जो प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने क्या कहा कि हम तो पाकिस्तान में मर्ज होंगे। फिर सरदार वल्लभ भाई ने उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेके उनको इंडियन यूनियन में मर्ज किया, और बाकी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरह से ब्रिटिश फेजेस हमने ब्रिटिश एक्सपांशन एंड एस्टेब्लिशमेंट देखा, ब्रिटिश रूल किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक्सपांड हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, और किस तरह की कितनी फेजेस, जैसे 5 फेज में हमने इसको देखा, और कौन कौन सी पॉलिसी इसने अपनाई अलग अलग फेज में टू रूल ओवर इंडिया। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू शेयर, like and comment to our study channel examyatra.com. Thank you.